नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के लिए हम पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। जनजातीय गौरव दिवस के लिए हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया है। हमें विश्वास है कि उनकी सहमति जरूर मिलेगी। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार उनका करते हैं कि उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करके जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष जिए, बहुत कम उनकी उम्र थी, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और वो शहीद हो गए। उन्हीं के यादगार में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित हुआ है और ये अच्छे से मने हमारे प्रदेश में। पिछले साल भी हम लोग बहुत अच्छे से मनाए थे और इस साल भी अच्छे से जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम हमारे प्रदेश में हो, इसके लिए आज एक दिन का एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी यहाँ पर पधारे हैं और जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं वी सतीश जी, वो भी पधारे हैं। और इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश भर के हमारे जनजातीय समाज के सांसद, विधायक, एसटी मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सब चर्चा होगी कार्यशाला में और अच्छे से अच्छे इसको मनाएंगे। इस पर चर्चा। बालोद जिले में देर रात से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। खेतों में फसल कटाई का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम बदलने और तेज बारिश के कारण कई जगहों पर धान की तैयार फसल भीग गई। इससे फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए उसे ढकने या सुरक्षित जगह ले जाने में जुटे हैं। यदि बारिश का दौर जारी रहा तो फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। प्रशासन मौसम पर नजर रखे। अंबिकापुर में ठंड के मौसम में कश्मीरी गर्म कपड़ों का व्यापार करने वाले नजाकत अली ने एनबी न्यूज से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में बताया है। नजाकत अली उस वक्त मौके पर थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर 11 सैलानियों की जान बचाई। उन्होंने बताया कि हमले से पहले कश्मीर का माहौल बहुत बेहतर था, लेकिन अब सैलानियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे होटल और खानों के दामों में गिरावट आई है। क्या क्या हुआ था जब घटना हुआ था? आप वहीं पर मौके पर थे? किस प्रकार का पूरा माहौल था, हालात था? आपने कुछ लोगों को बचाया भी था। जी, 22 अप्रैल 2025 में हम बाइसरन वैली में थे, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का लक़ब भी दिया है। तो हम 11 लोगों को यहाँ से लेके गए थे पहलगाम से और घुमाने के लिए लेके गए थे। तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं, जिप लाइन है, गेम्स हैं। हम बहुत खुश थे, टूरिस्ट हमारे भी बहुत खुश थे, वो खेल रहे थे। और 2 बजे का समय था, 2-2:30 बजे का। पहले 1-2 फायर हुए। किसी को ये पता नहीं था, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि फायरिंग हो रही है या आतंकवादियों का हमला हो गया है। उसके बाद जब वो फायरिंग धीरे धीरे बढ़ी और 1-2 लोग वहां ग्राउंड में गिरे, तो उसके बाद ही पता चला कि ये आतंकवादियों का हमला हो सकता है। तो सब लोग नीचे लेट गए, हम भी नीचे लेटाए उनको, बच्चों को। तो उसके बाद हम लेके वहां से भागे। वहां 8 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते पहलगाम तक पहुंचे और पहलगाम में सेफली हम 11 के 11 लोगों को पहुंचाए। पूरी घटना में अब किस प्रकार का वहाँ का माहौल है, किस प्रकार के नुकसान हुए हैं, दिक्कतें हुई हैं वहाँ के लोगों को? जी, बहुत मतलब बड़ा नुकसान हुआ 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि कुछ लोगों ने लोन लेके होटल्स बनाए थे। टूरिस्ट पे ही रोजगार है, खासकर कश्मीर का जो भी रोजगार है वो टूरिस्ट से है। जो 22 अप्रैल को ये मतलब आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित रावतपारा गांव में सीआरपीएफ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सीआरपीएफ के डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि क्षेत्र मलेरिया से ग्रस्त है।
और इसलिए हर महीने यहाँ शिविर लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिविर में 2 अस्पताल लगाए जाते हैं और 24/7 उपचार प्रदान किया जाता है। कमांडेंट लतीफ साहू ने कहा कि सीआरपीएफ ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उनके पास ही मिल पाए। उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में रोजाना लगभग 20 से 25 लोग इलाज के लिए आते हैं। ये पहल ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। ये मलेरिया प्रोन एरिया है, मैक्सिमम मलेरिया केस आते हैं। मलेरिया इसके लिए प्लस फंगल इन्फेक्शन है, मलेरिया प्लस इन्फेक्शन है। इसके लिए हम हर महीने एक कैंप गांव में लगाते हैं। इसके अलावा डेली 3-4 लोग हैं। एक कैंप के अंदर 2 हॉस्पिटल, 2 कैंप के 2 हॉस्पिटल, 3-4 बंदा कम से कम आता रहता है। हम हमसे 24/7 उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैक्सिमम इधर उन लोगों का आयरन डेफिशिएंट अनीमिया है, ब्लड कम प्रॉब्लम है, इसके लिए सिरप रेगुलर हम देते हैं। सिविल अथॉरिटी के साथ हम बात करके मैक्सिमम अपना तरफ से हम उनका सपोर्ट भी दे रहे हैं। इसी तरह की अगर ज्यादा भी गंभीर बीमारी लगती है तो क्या आपके पास साधन होते हैं, किस तरीके से उनको फॉरवर्ड करते हैं? सर, अगर कोई सीरियस एलिमेंट डिटेक्ट होता है तो उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं? इनके सीरियस एलिमेंट है, फिर हम बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बात करके ऐसे केस हम भेज रहे हैं। बोल रहे हैं एम्बुलेंस अपना पास है, प्लस अपना एक फील्ड हॉस्पिटल पावमेड में है, उधर भेज के एम्बुलेंस में भेज के उधर से हम आगे कार्रवाई करते हैं। ये सेंटर का हम भेज दें। कैंप लगाने का काम देखिए, ये हॉस्पिटल तो इनसे बहुत दूर थी जब यहाँ पे कैंप नहीं था, तो सीआरपीएफ ने यही सोचा कि जब कैंप लग गया है तो मेडिकल को भी इनके नजदीक लाया जाए। तो हमने हॉस्पिटल बनाए अपने कैंप्स में, डॉक्टर्स यहाँ बैठते हैं, रेगुलर करते हैं। उसके बावजूद भी देखा गया कि लोग जो है खुल के नहीं आ पा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने गांव-गांव जाके कैंप लगाना शुरू किए। गांव में जब जाते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं, उनको चेक करते हैं उसमें क्या डेफिशिएंसी है, क्या बीमारी है, और वो दवाई हम लेके आते हैं और उनको देते हैं। और डॉक्टर्स इनको ये भी बताते हैं कि अपना हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। तो इससे आपसी जो है ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति बढ़ा है, और रेगुलर अब ये जो है मेडिकल कैंप्स लगाते हैं तो काफी तादाद में लोग आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। और साथ ही हमारे हॉस्पिटल में भी अब इनका भीड़ ज्यादा आने लगी। निर्माणाधीन रेल पुल पर क्रेन के ट्रक पर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एसपी पारुल बेलार पुकर ने बताया कि यहां पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान पिकअप वाहन जा रही थी। क्रेन के नीचे दबकर 2 पिकअप सवार की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कर ली गई है। हम ठेकेदार की भूमिका की जांच कर रहे हैं। यहाँ कोई डायवर्जन नहीं किया गया। थाना सागौर क्षेत्र के अंतर्गत कुटी रोड पे यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था। तो इसी दौरान यहाँ पे एक पिकअप वाहन क्रॉस हो रही थी, जो कि क्रेन के नीचे दबकर उसमें जो 2 व्यक्ति थे जो पिकअप में थे, वो उन दोनों की मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान कर ली गई है। उनके पोस्टमार्टम के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। प्रारंभिक रूप से क्या किसकी गलती नजर आ रही है? इधर गौरेला में सिंधी समाज, अग्रवाल समाज और भाजपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन पर सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल भगवान, अग्रवाल समाज के आराध्य देव अग्रसेन महाराज और जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप है। नेताओं ने उनकी टिप्पणियों की निंदा की है और उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता जताई। जोहार छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की विवादित बयान ने प्रदेश में बवाल खड़ा कर दिया है। अग्रवाल और सिंधी समाज ने इस बयान का तीखा विरोध करते हुए सड़क से लेकर थाना तक मोर्चा खोल दिया, जिसका असर कोरबा जिले के कटघोरा में भी देखने को मिला, जहां अग्रसेन भवन से बड़ी संख्या में अग्रवाल और सिंधी समाज के लोग एकजुट होकर रैली निकालते हुए थाना परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खनन के बाद विरोध करने पहुंची जोहार छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने अग्रवाल और सिंधी समाज पर आरोप लगाया था
कहा कि आज ये समाज सामने क्यों नहीं आ रहा जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडन किया गया। इस दौरान अमित बघेल ने समाज के भगवान पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। इसके बाद अग्रवाल और सिंधी समाज ने कार्रवाई की मांग की। हमारे द्वारा जो अभी अमित बघेल जी के द्वारा जो हमारे पितृपुरुष हमारे आराध्य देवता श्री अग्रसेन जी महाराज जी के बारे में जो अनर्गल टिप्पणी की गई है, अनावश्यक अपशब्दों का प्रयोग उनके लिए किया गया है, जो अति अशोभनीय और निंदनीय है। जबकि हमारे समाज के द्वारा हर वर्ग के लिए किसी भी के लिए कार्य किया जाता है और ये जो अनर्गल भाषा का उनके द्वारा उपयोग किया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध कर। प्रदेश में विदित है कि अमित बघेल जी जो कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के मुखिया है, कल 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ महतारी दाई की मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया था। उसके आवेश में धरना हुआ, उसके विरोध में उन्होंने अन्य समाजों को टारगेट कर पूज्य सिंधी पंथ समाज, पूज्य मारवाड़ी अग्रवाल समाज एवं महापुरुषों के खिलाफ अनर्गल बयान दिए और विवादित टिप्पणियाँ की, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश समेत जगह जगह FIR हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी कड़ी में कल अग्रवाल समाज और सिंधी समाज और भी सर्व समाज को मिलाकर अग्रसेन भवन में कल मीटिंग हुई, जिसमें कि आज 11 बजे FIR दर्ज कराने का एक मौन जुलूस के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ और जिससे कि हम यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं और बिल्कुल हम कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ हमारा शांतिप्रिय प्रदेश रहा है। सभी यहाँ भाई बहन मिलजुल कर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करते हैं, योगदान देते हैं, व्यापार करते हैं और यही माटी में जन्मे हैं और यही माटी में सब मरने का संकल्प भी है। सबके बड़े पुरखे बुजुर्ग सब यही पैदा हुए हैं। मांगों में क्या क्या आपने जिक्र किया? मांगों में बस ये जिक्र किया है कि ये जो अमित बघेल जी हैं, अब मैं तो बहुत छोटा उम्र में, मुझे लगता है कि उनका मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ चुकी है कि वो क्या सोचकर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, संस्कृति को बचाना एक अलग चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बचाना भी चाहिए, सबको अधिकार है, लेकिन उसके आड़ में आप दूसरे समाज के आराध्य देवों को, महापुरुषों को आप इस तरह का गलत बयानबाजी करेंगे या निम्न स्तर की भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे तो कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी के भी द्वारा। कोई भी सभ्य व्यक्ति इसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। बस इसी का हम विरोध करने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी इन चीज़ों के कटघोरा अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन कटघोरा थाने में दिया गया है, जिसमें जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अमित बघेल के द्वारा इनके महापुरुषों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पुराने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण, सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करना और नक्सल समस्या का स्थायी समाधान उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। श्री चंद्रा ने यह भी कहा कि पुलिस जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए गांव-गांव तक पहुंचेगी और समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और संवाद बढ़ाकर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। कोंडागांव का जिला और क्षेत्र मेरे लिए पुराना है। मैं पहले भी यहाँ पर SDOP और एडिशनल SP की कैपेसिटी में शासकीय सेवा में रहा हूँ। अभी तेजी से इलाका बढ़ रहा है, प्रगति के दौर से गुजर रहा है। हमारी मुख्य प्राथमिकता जो होगी वो अपराधों पर नियंत्रण, विशेष करके साइबर अपराध और जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स हैं, इस पर हमारा जोर रहेगा। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और नक्सल उन्मूलन और उनका पुनर्वासी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। यातायात चूंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी शहर में विस्तार हुआ है, वाहनों की संख्या बढ़ी है, बड़े कस्बों में भी तेजी से विस्तार हो रहा है, तो केशकाल में अलग से यातायात का अमला मुहैया कराना और यहाँ पर रिंग रोड और जो उपलब्ध मार्ग हैं उनमें प्रॉपर यातायात का संचालन कराना और यातायात की टीम को नए संसाधन प्रदान करना, ये हमारा भी मुख्य उद्देश्य रहेगा। देखिए, नक्सल उन्मूलन की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। हमारे जो अंदर के अंचल में कैंप्स हैं वो इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
हमारी कोशिश होगी कि जो मुक्त क्षेत्र हैं उनमें किसी तरह का पेनिट्रेशन ना हो, और जो भी हमारे एमपी के गुना जिले के गणेशपुरा गांव में 40 वर्षीय किसान राम स्वरूप धाकड़ की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार देर रात यूपी के फतेहगढ़ सीमा के पास पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। गुना एसपी अंकित सोनी ने बताया कि अब तक कुल 8 आरोपी नवीन, कन्हैया, हरीश, नितेश, महेंद्र, लोकेश, हुकुम और जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 6 आरोपी अब भी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इन सभी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। कांड जो सामने आया था उसके मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ मामला है? अभी पुलिस ने जो इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है महेंद्र नागर, उसको पुलिस ने फतेहगढ़ थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मशक्कत और काफ़ी मेहनत के बाद और मल्टीपल टीम्स की दबिश के बाद हमने ये सफलता फाइनली हासिल कर ली है। सर, इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इस पूरे प्रकरण में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये चारों सबसे मुख्य आरोपी हैं हत्याकांड के। और इसके अलावा अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए हमारी टीम लगातार ग्राउंड पे है और हम जल्दी इसका खुलासा भी कर लेंगे। सर, कुछ जानकारी या क्लू मिल पाए हैं कि जो शेष आरोपी हैं कहाँ छुपे हुए हो सकते हैं? क्योंकि गणेशपुरा गांव एकदम सीमा का गांव है, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा लगती है और मुख्यतः इस गांव के रिश्तेदार राजस्थान के 12 जिले में एवं कुछ अन्य जिलों में भी हैं। तो पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि पड़ोसी राज्य में जाकर के दबिश देने के लिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन लगते हैं। तो इसके लिए लगातार मेरी 12 जिले के एसपी से और उनके अधिकारियों से बातचीत हुई है और हमने मिलकर ही कुछ रेड्स करी थी वहाँ पे। तो पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके कामयाबी हासिल करी है। सर, मुख्य जो आरोपी पकड़ा है बी महेंद्र नागर, उस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। हाँ, पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया था और इसके अलावा जो अन्य आरोपी भी थे, इसके लिए कल लगभग 10,000 का सभी आरोपियों पे इनाम घोषित किया गया है। इधर अंबिकापुर के गोधनपुर इलाके में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सब्जी बेचने वाली महिला पर गुंडों का कहर टूट पड़ा। महिला नीलम देवी के साथ बदमाशों ने मारपीट की और उनकी दुकान से सब्जियां फेंक दी। पुरानी रंजिश के कारण श्याम सिंह, अतुल सिंह समेत 10 बदमाशों ने इस उत्पात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। महिला ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आधा दर्जन धाराओं में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि पीड़िता के बेटे की हत्या भी 4 साल पहले दूसरी गुटों द्वारा कर दी गई थी, जिससे ये घटना और भी संवेदनशील बन गई।